आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल जातिगत जनगणना का बड़ा जोर है। राहुल गांधी जी इसके पीछे पड़ गए हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी को इससे कितना क्या लाभ होगा, यह एक बात बहुत सोचने वाली है। अगर हम सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकारों ने भी यह बात सोची होगी। एक निश्चित एम होगा जिसके तहत राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जातिगत जनगणना से क्या लाभ होगा। जातिगत राजनीति के मामले में उत्तर भारत में बिहार प्रांत में सबसे पहले जातिगत राजनीति को बढ़ावा प्राप्त हुआ। आप सभी को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार में 20वीं सदी के पहले दशक में यादव, कोयरी और अन्य पिछड़ी जातियों में जनेऊ आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जनेऊ पहनने के उपरांत यह पिछड़ी जातियां अपने आप को अगड़ी जातियों के समतुल्य मानना प्रारंभ कर दी थी। इसका क्षत्रिय और भूमिहार जातियों ने बहुत भयंकर विरोध किया था। आज क्षत्रिय और भूमिहार जातियां भी जनेऊ बहुत कम पहन रही हैं। जनेऊ आंदोलन की सफलता में कमी होने के उपरांत पिछड़ी जातियों की बात करने के लिए बिहार में 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ एक जातिवादी गठबंधन के रूप में बना और जिसे 1950 के दशक में भूमि सुधारों के शुरुआत के बाद पुनर्जीवित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि से बिचौलियों को हटाना था। जात के वर्चस्व के खिलाफ और उसे तोड़ने के लिए लोहिया जी ने सोशलिस्ट पार्टी के जरिए जाति छोड़ो जनेऊ तोड़ो अभियान चलाया था और लाखों लोगों के जनेऊ तोड़वाकर जलवा दिए थे। 60 के दशक में लोहिया जी ने ही कांग्रेस और हिंदुस्तानी वामपंथ के चरित्र पर सवाल करते हुए पहली दफा पिछड़ों के आरक्षण की मांग करते हुए नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े में पावे 100 में 60। दिलचस्प बात यह है कि पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने वाले लोहिया खुद मारवाड़ी बनिया थे। वे जात नहीं मानते थे, कहते थे कि मेरे माँ बाप जरूर मारवाड़ी रहे हैं पर मैं मारवाड़ी नहीं रहूंगा। ज्ञातव्य है कि इतना सब करने के बाद भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके साथी जयप्रकाश जी कभी भी पिछड़ी जातियों के नेता नहीं बन सके। पिछड़ों के नेता पिछड़ों में से कर्पूरी ठाकुर ही बने और कर्पूरी ठाकुर 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक मुख्यमंत्री, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी आदि के राजनीतिक गुरु थे। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बने: पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। कर्पूरी ठाकुर के शिष्यों में से लालू प्रसाद यादव पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े घटक यादवों के नेता बन गए। नीतीश कुमार पिछड़ी जातियों के दूसरे सबसे बड़े घटक कुर्मी जात के नेता बन गए। रामविलास पासवान भी अपनी जात के लोगों के नेता बने, परंतु अगड़ी जात के सुशील मोदी पिछड़ी जात के नेता नहीं बन पाए। पिछड़ों की राजनीति में अगला सबसे बड़ा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह का आता है। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिससे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देना तय हुआ, परंतु पिछड़े वर्ग ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना नेता नहीं माना और अगले इलेक्शन में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की पार्टी बुरी तरह से हारी। केंद्रीय नौकरियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण बीपी सिंह द्वारा किया गया, परंतु पिछड़ों के नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी और बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार उभरे। बाकी जातियों के नेताओं को भी देखा जाए तो हरिजनों के नेता के रूप में बिहार में रामविलास पासवान, उत्तर प्रदेश में काशीराम, बहन मायावती और चंद्रशेखर आज सामने आए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जी अपने अपने जात के नेता बने। उपरोक्त ये स्पष्ट है
कि कुछ भी हो, परंतु पिछड़े वर्ग का नेता बनने के लिए आपको पिछड़ी जाति का होना अनिवार्य है। राहुल गांधी जी पिछड़ी जात में नहीं आते हैं, अतः वे पिछड़ी जात के नेता नहीं बन सकते हैं। यह बात अगर मैं सोच सकता हूं तो राहुल गांधी जी भी निश्चित रूप से जानते होंगे। अतः राहुल गांधी जी पिछड़ी जातियों का नेता बनने के लिए जातीय जनगणना की मांग नहीं कर रहे हैं। भारत का अगर स्वतंत्रता के बाद का समय देखा जाए तो मुसलमान का एक साथ वोट पहले कांग्रेस पार्टी को, बाद में उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा को, उसके बाद मुलायम सिंह यादव और अब अखिलेश यादव को एक मुश्त जाता है। इसी प्रकार बिहार में लालू प्रसाद यादव और बंगाल में ममता बनर्जी को भी मुस्लिम संप्रदाय का वोट मिलता है। मुसलमान का एक मुश्त वोट असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जाता है, जबकि वह मुसलमान है। अर्थात मुसलमान का वोट पाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप स्वयं भी मुसलमान हों। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के सभी राज्यों में मुसलमानों के वोट एक मुश्त मिलते हैं। बाकी बचे राज्यों के मुसलमानों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। जातीय जनगणना का गणित समझने के लिए बिहार का उदाहरण पर्याप्त होगा। बिहार में साल 2011 से 2022 के बीच में हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, इस दौरान मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है। पिछले वर्ष जारी किए गए जातीय गणना के रिपोर्ट के साथ राज्य में धार्मिक जनसंख्या भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी हिंदू आबादी करीब 81.99% और मुस्लिम आबादी 17.7% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू आबादी 82.7% और मुस्लिम आबादी 16.9% थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से है। ओबीसी वर्ग में हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग आते हैं। कांग्रेस में चुनावी रणनीतिकार का कार्य सचिन राव और सुनील कंठाक 2021 से कर रहे हैं। उनकी राय के अनुसार ही 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसके कारण राहुल गांधी के इमेज पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा था। सुनील कंठाक ने यह देखा कि वर्तमान में जहां जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां पर कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 68.31% है। इसके अलावा आसाम में 34.22%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.56%, उत्तर प्रदेश में 19.26% और बिहार में 16.87% मुस्लिम हैं। इन सभी स्थानों पर पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था। अब इनमें से किसी भी प्रांत में कांग्रेस सत्ता में नहीं है। केवल केरल में वह मुख्य विपक्षी दल है, बाकी सभी स्थानों पर वह काफ़ी पीछे हो गई है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इन सभी प्रांतों में मुसलमानों को रिझाने के लिए यह तय किया कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षण का नियम लागू किया जाए, जैसा कि केरल और तमिलनाडु में है। जातिगत जनगणना करने के उपरांत ओबीसी का जो भी जनगणना आएगी, उसमें से ओबीसी मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में अलग से आरक्षण अर्थात कोटा में कोटा के नियम के अनुसार देने की घोषणा की जाएगी। यह बात मुझे कांग्रेस के ही कुछ उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताई है। यह बात सही भी लग रही है, क्योंकि इसके अलावा उपरोक्त राज्यों में जहां पर वर्तमान में कांग्रेस करीब अपने सबसे निचले स्तर पर है, कांग्रेस के स्तर को सुधारने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। आइए अब देखते हैं कि अल्पसंख्यकों को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जा सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 55वें और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 61वें दौर के सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकड़ों की अनुसूची 10 के आधार पर अगड़ों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 30.8% है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदू और गैर हिंदू दोनों शामिल हैं, कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979-80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3743 थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक
भारत की कुल आबादी में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा करीब 16.6% और 8.6% है। इस प्रकार यह जनसंख्या का कुल 25.02% होता है। अगर इसमें हम अगड़ों की जनसंख्या 30.8% को जोड़ दें तो यह कुल जनसंख्या 55.82% होती है। इस गणना के अनुसार ओबीसी की जनसंख्या 44.18% निकल कर आ रही है, जो कि मंडल आयोग द्वारा बताई गई ओबीसी की जनसंख्या 55% से 10.82% कम है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जातिगत जनगणना से हिंदू ओबीसी वर्ग को कुछ राज्यों में लाभ हो सकता है और कुछ राज्यों में उनकी जनसंख्या में काफ़ी कमी आएगी, परंतु पूरे भारत के स्तर पर ओबीसी की जनसंख्या में काफ़ी बड़ी कमी आ जाएगी। बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ करके संभवतः भारत के किसी अन्य राज्य में जातिगत जनगणना से हिंदू ओबीसी वर्ग को हानि ही होगी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में 79.8% लोग हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई और बाकी अन्य धर्म के लोग थे। मंडल कमीशन के अनुसार 95% मुस्लिम और 99% ईसाई ओबीसी की परिधि में आते हैं। बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्म के व्यक्ति ओबीसी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार कुल जनसंख्या का 15.77% ओबीसी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। हिंदू ओबीसी की संख्या 28.41% ही आती है। कृपया ध्यान रखें कि यह गणना बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, वहाँ पर यह संख्या थोड़ी ज़्यादा आएगी। वर्तमान में भारत के अंदर 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों में से अल्पसंख्यक वर्ग के कोटा में कोटा पद्धति के अनुसार यह कह करके कि ये और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको 9.81% का आरक्षण दिया जा सकता है। कांग्रेस के रणनीतिकार इसको धीरे धीरे लागू करवाना चाहेंगे, जिससे कि अगले 5 साल में इस बात की घोषणा कर सकें। आप सभी जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग, इनका अलग अलग आरक्षण का हमारे देश पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आज मैं इस पर खुद कोई कमेंट न करके आपको ही जज मानता हूँ। जय हिंद, जय संविधान।